नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हमारी खास पेशकश बोलियो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के आने वाले बजट की। कोरोना महामारी के बीच शुरू हुआ बजट सत्र और इससे देश की जनता के लिए उम्मीद की किरण भी लेकर आया है। कोरोना काल में ठप पड़े कारोबार के चलते जहां एक तरफ लोगों ने नौकरियां गंवाई, वहीं दूसरी ओर आर्थिक तंगी ने भी खूब सताया। ऐसे में हर वर्ग के लोग इस बार केंद्र सरकार के बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कर्मचारियों से लेकर छात्रों को भी सरकार से किसी लाभ की उम्मीद है। अब इस सरकार के इस बार के बजट से आमजन को क्या उम्मीदें हैं? सवाल ये कि बजट से आमजन की अपेक्षाएं क्या हैं? कोरोना काल के बाद बदलाव कितना आया? सवाल यह भी है कि इस बार का बजट आखिर होगा कैसे? इस मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर, शहरों में जाकर जनता से उनके मन की बात जानने की कोशिश हमने की है। और सबसे पहले राजधानी जयपुर में हमने लोगों से बात की। वहां के लोग बजट से क्या उम्मीदें पाले हैं, बजट से अपेक्षाएं क्या हैं? राजस्थान की राजधानी जयपुर के लोगों की बात सुनिए। बजट को लेकर हर कोई आस लगाए बैठा है। देश का युवा भी चाहता है बजट में कई तरह के बदलाव हो, छात्र भी चाहते हैं नए विश्वविद्यालय खोले और जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। कुछ युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या कुछ उम्मीद है बजट को लेकर? राजस्थान सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आगामी जो बजट आ रहा है उसके अंदर राजस्थान में विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, नए नए राजकीय महाविद्यालय खोले जाए और विभिन्न कॉलेजों में जो रिक्त पद चल रहे हैं प्रोफेसरों के, असिस्टेंट प्रोफेसरों के, उन प्रोफेसरों के रिक्त पद को विभक्ति जारी करके उनको पदों को भरा जाए, जिससे बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिलेगा और विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे कोर्स संचालित की जाए जिससे विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर मिल सके। क्योंकि सरकारी क्षेत्र धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, निजी क्षेत्र की ओर जब अपन अग्रसर हो रहे हैं तो उन छात्रों के निजी क्षेत्र में जाने के लिए इस प्रकार के उनके पास में ज्ञान होना चाहिए कि जिससे वो यहाँ से पास आउट होते हैं उनको तुरंत नौकरी का अवसर मिल जाए। धन्यवाद। नरेंद्र सिंह। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर शिक्षा में ऐसे शिक्षा को जोड़ा जाए जिससे युवाओं को रोजगार भी मिल सके, नए विश्वविद्यालय खोले, स्कूल खोले। क्या कुछ उम्मीद है बजट को लेकर? स्टूडेंट लाइफ को में क्या कुछ चाहते हैं बदलाव? देखो, सबसे पहले मैं जो सरकार की नई शिक्षा नीति आई है उसको हम स्वागत करते हैं, सभी स्वागत करते हैं। पिछली बार जो बजट आया वो कोरोना की वजह से मैं पूरा नहीं हो पाया। हम चाहेंगे कि जो हर बार बात की जाती है छात्रों की 10वां हिस्सा जो है वो फिक्स कर देना चाहिए। उस साथ में कहना चाहूँगा कि जो अगर सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो, अगर युवा आत्मनिर्भर बनेगा तो उसके लिए कौशल जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देना चाहिए और जो ऋण का जो है शिक्षा ऋण वो भी उसमें बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके साथ में कहना चाहूँगा कि बजट से हर वर्ग को उम्मीद होती है, महिलाओं को भी होती है और किसानों को भी होती है। आज किसान सड़कों पर है तो सरकार को किसानों को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला बजट होना चाहिए। हालांकि बदलाव की लगातार बात की जा रही है, बजट आने वाला है, क्या लगता है क्या किस तरह के बदलाव देखने को मिलने चाहिए? देखिए, मेरी राज्य सरकार से ये उम्मीद भी है और विनती भी है कि आज का जो युवा है वो बेरोजगारी की तरफ बहुत अग्रसर हो रहा है। जिस तरीके से पिछले 7 साल जो केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे, झूठे वादे थे, उसके बाद तो बेरोजगारी ने जैसे ऐसी रफ्तार पकड़ी है, तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करूंगा कि शिक्षा का क्षेत्र है उसके अंदर जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त और जो सीटें होती है वो बढ़ाई जाए। एक ऐसा कानून बनाया जाए कि विश्वविद्यालय हो चाहे कोई भी कॉलेज हो, उसके अंदर ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों के लिए अलग से आरक्षण हो और ज्यादा से ज्यादा जो भर्तियां हैं, जो बेरोजगारी की जो सीमा एक लांघ चुकी है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में भर्तियां निकालनी चाहिए और जो सीटें हैं विश्वविद्यालय के अंदर उनको 10 या 12% बढ़ानी चाहिए हर साल। तो यही उम्मीद करूंगा कि युवा आज के समय में जो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, तो राज्य सरकार से इस बजट के अंदर युवा एक ही उम्मीद करेगा कि जो रिक्त पद है वो भरे और नई से नई भर्तियां निकालें। बिल्कुल, देखिए देश का या प्रदेश का हर युवा चाहता है ऐसी शिक्षा मिले जिससे रोजगार मिल सके। उम्मीद हर कोई करता है। एक बार फिर बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं? इस बजट से उम्मीद ये लगाए बैठा है कि युवा, जो राजस्थान का युवा है, वो गहलोत सरकार से बहुत कुछ आशा लगा के बैठा है। जैसे कि अभी राजस्थान में बहुत सारी नई कॉलेजें खोली है, गवर्नमेंट कॉलेज, तो उनमें भी प्रोफेसरों की बहुत आवश्यकता है, तो ये भी भर्ती जरूरी है। और बेरोजगारी को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि यहाँ ओनली 5 प्रोफेसरों के पीछे राजस्थान यूनिवर्सिटी चल रहा है। तो मैं कहीं न कहीं गहलोत सरकार से भी ये भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप यूनिवर्सिटी में भी ध्यान देके और पूरे 38 यहाँ तो डिपार्टमेंट और 5-6 कॉलेज, इनमें सब में अगर एक प्रोफेसर भी होता है तो कहीं न कहीं अपन को
अच्छा मैसेज आएगा। तो ये भी गहलोत सरकार इस चीज का भी ध्यान दे और युवाओं के लिए अच्छी खबर होगी कि आप शिक्षा में क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी परेशानी होती है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यहाँ एडमिशन नहीं मिलता है छात्र छात्राओं को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से हर बार 10% सीटें बढ़ाकर अब इस बार इस कोरोना को देखते हुए, क्योंकि हर छात्र प्रमोट हुआ है, तो इस बार कम से कम 20% सीटें भी बढ़ाई जाए। वहीं जहाजपुर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानने की कोशिश की है कि आखिर देश के आम बजट से जहाजपुर की जनता कितनी उम्मीदें किए हुए। सुनिए। इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम बोलियो राजस्थान में आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार का जारी होने वाले बजट के बारे में। आम जनता से भाई बजट कैसा होना चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं इनकी। हमारे साथ मौजूद हैं नवयुवक कला मंडल संस्थान के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए श्री अनिल जी सोनी। उनसे बात करेंगे कि कैसा सरकार का बजट होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं। बोलो राजस्थान प्रोग्राम के माध्यम से एक ऐसा आवाम की आवाज़ उन्होंने अपने टीवी चैनल के माध्यम से देश भर में उठाई है, इसके लिए इंडिया न्यूज को धन्यवाद। और मैं चाहता हूं केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की सरकार इस बजट को देश में रखेगी। बजट हमारे ज़िले के अनुकूल हो। हमारा जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में पड़ता है। हमारा क्षेत्र अब विकास से बहुत पिछड़ा हुआ है। रेल की यहाँ आवश्यकता है। बड़े कल कारखाने यहाँ नहीं लगे, कोई ऐसा इस्पात कारखाना या बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ लगाई जाए जिससे कई लोगों को रोजगार मिले। रेल जो कि बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है यहाँ से जोड़ने के लिए। हमारे पास ही मानलगढ़ है जहाँ रेलवे स्टेशन पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय शिवचरण जी माथुर, उन्होंने उनके निर्वाचन क्षेत्र मानलगढ़ में उंदरों का खेड़ा गांव जहाँ पे रेलवे स्टेशन निकलता है वहाँ से रेल निकल रही है। तो उस स्थान को विकसित करके हमारा जो जहाजपुर क्षेत्र है इसको रेलवे से जोड़ा जाए ताकि जहाजपुर हिंदुस्तान के हर गांव से हर शहर से जुड़ जाए। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी सरकार से मेरा आग्रह है, आपका बजट आ रहा है, बजट में शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट है पिछड़े समाज के हैं, गरीब तबके के हैं, उनको ऐसी योजना ऐसी छूट आप जारी करें, बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में उनके लिए पढ़ाई की सुविधाएं हो, उनके बड़े शहरों में रहने खाने के इंतजाम कर सके। ऐसी बजट की अपेक्षा हम आदरणीय मोदी जी की सरकार से रखते हैं। हमारे साथ मौजूद लोगों का कहना है कि जहाजपुर को भी रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। जहाजपुर अभी विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जो बजट में जो पिटारा खुलेगा उसमें जहाजपुर को भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुविधाएं दी जाए। हमारे साथ और भी मौजूद लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। मोदी सरकार जो बजट आने वाला है उससे आपको क्या उम्मीद है? यहाँ उद्योग लगना चाहिए, जहाजपुर में रेल भी आनी चाहिए और भी बहुत कुछ चीज़ों की कमी है जहाजपुर में। तो मेन मुख्य तौर से बात यही है कि जहाजपुर को विकास चाहिए और मोदी सरकार से कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें हैं। पत्रकार जी से मैं बताना चाहता हूँ इंडियन न्यूज के माध्यम से, हमारे जिले के सांसद आदरणीय सुभाष जी बेड़िया भारतीय जनता पार्टी से सांसद निर्वाचित हो गए। देश भर में सबसे ज़्यादा वोटों से आदरणीय मोदी जी के नाम पर सुभाष जी बेड़िया को लोगों ने मतों से विजय करके लोकसभा में भेजा है। लेकिन विकास के माध्यम से बेड़िया जी इतना विकास अपेक्षित रूप से नहीं करा सके जिले का। वहीं कोटा में इंडिया न्यूज संवाददाता नितिन शर्मा ने इस बार के बजट को लेकर लोगों से खास बातचीत करके उनके मन की बात जानी है। सुनिए। बजट को लेकर तमाम वर्गों की सरकार से तमाम उम्मीदें हैं। कोटा की जनता क्या कुछ चाहती है, बजट में क्या कुछ होना चाहिए, लोग हमारे साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें लगाते हैं, क्या कुछ होना चाहिए इस बार खास? कोरोना काल के बाद में हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके से व्यापार हमारा बुरी तरह से चौपट हुआ है, पिछले 1 साल से हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मोदी जी, हम ये चाहेंगे कि इनकम टैक्स में छूट मिले। इनकम टैक्स की छूट के साथ साथ नई नई जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो बंद पड़ी उनको चालू करवाएं और उद्योग और व्यापार के अंदर कुछ ऐसी छूटें मिले हमें जिससे हमारा जो 10 महीने का व्यापार ठप्प पड़ा हुआ था उस व्यापार में हमें कुछ एडवांटेज मिले, हम ये चाहते हैं। बिल्कुल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद व्यापार की जो स्थिति है, व्यवसाय की जो स्थिति काफ़ी खराब रही थी, अब क्या मानते हो किस तरह का बजट होना चाहिए? कोरोना काल के बाद जो बजट आ रहा है, स्पेशली हम तो रियल इस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर जो बैंकिंग है, जिनकी लोनिंग सिस्टम है, उनको थोड़ा ईजी किया जाए, हाउस लोन को और इकोनॉमिकल किया जाए
उसके अलावा जो है जीएसटी है, जो है जीएसटी की दरों को घटाया जाए, और बस यही, और जो भी छूट हो सकती है वो इसमें दी जाए रियल एस्टेट सेक्टर का। व्यवसाय को देखते हुए क्या मानते हैं किस तरह रियल एस्टेट सेक्टर में पर्टिकुलर जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट और 3-4 स्टेट्स की गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री के अंदर छूट दी है, वैसे ही आपकी जो छूट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी स्टेट्स के लिए एक प्रावधान किया जाए, कंपलसरी की जाए, जिससे कि ओवरऑल पूरे इंडिया में जो डेवलपमेंट है हाउसिंग सेक्टर का बैंकिंग सपोर्ट के साथ में अच्छा हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसके अंदर भी कुछ टैक्सेस की छूट दी जाए। बिल्कुल। साहब, आपसे जानना चाहेंगे, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, किस तरह का आप बजट सोचते हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? मेन कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो ग्रसित हुए वो व्यापारी वर्ग ही सबसे ज़्यादा हुआ है, और लगभग हर व्यापारी जो है किसी न किसी रूप से कर्जे में डूबा हुआ है, और इस कोरोना काल में बैंक ईएमआई ने सबसे ज़्यादा तोड़ा है। तो गवर्नमेंट से यही है कि जो बेनिफिट व्यापारी वर्ग को दे सकती है इस बजट में, मैक्सिमम व्यापारी वर्ग का ध्यान रखा जाए। हर बजट में किसान, मजदूर सबका ध्यान रखा जाता है, लेकिन इस बजट में उम्मीद ये है कि व्यापारी वर्ग को ध्यान में रख के बजट बनाया जाए। बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, लोग हमारे साथ मौजूद थे और लोगों का ये कहना है कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है व्यापारी को करना पड़ा है, तो ऐसे में व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट लाया जाना चाहिए। सहयोगी संजय के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा। और अब इस साल के बजट पर भीलवाड़ा में इंडिया न्यूज संवाददाता प्रहलाद तेली ने लोगों से बात की है, ये भी सुनिए। इंडिया न्यूज के कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के तहत आज हम भीलवाड़ा के व्यापारियों से जानना चाहते हैं कि आगामी जो बजट है उसको लेकर इनकी क्या उम्मीदें हैं और केंद्र सरकार से किस प्रकार की ये राहत की उम्मीद करते हैं। जी सर। सर्वप्रथम मैं बजट में केंद्र सरकार से उम्मीद करता हूं कि जीएसटी की तरह ही बिजली की दरें भी वन कंट्री वन रेट हों, ताकि जिन स्टेट में बिजली की दरें ज़्यादा है जैसे राजस्थान, उनमें इंडस्ट्री पिछड़े नहीं और देश भर में इंडस्ट्री को विकसित होने की समान संभावनाएं हों। दूसरी बात, मैं केंद्र सरकार से इस बजट में चाहूँगा कि जीएसटी की विसंगतियों को दूर किया जाए, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक एक रेट हो, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण जो व्यापारियों की पूंजी, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल फंसी हुई है वो नहीं हो, और जो इनपुट क्रेडिट जो हमारे पास है जीएसटी की, उसका रिफंड भी शीघ्र हो। इसी प्रकार से टफ के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रावधान हो, ताकि टफ के सभी पेंडिंग पेमेंट्स रिलीज किए जा सकें। इसी कड़ी में मैं और सोलर की लिहाज से केंद्र सरकार से अपेक्षा करूंगा कि ये जो 80% की जो लिमिट है इसे हटाया जाए, और यदि किसी इंडस्ट्री में सोलर के द्वारा एक्स्ट्रा पावर जनरेट होता है तो सरकार उसको खरीदने का पुख्ता बंदोबस्त करे, और इसी के साथ सोलर को प्रमोट करने के लिए सोलर की कैपिटल सब्सिडी भी केंद्र सरकार घोषित करे। इनकम टैक्स के लिहाज से मेरा अभी भी मानना है कि इंडिविजुअल हो, कॉरपोरेट हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, इसमें इनकम टैक्स की रेट में और सुधार होना चाहिए, ताकि टैक्स पेयर जो है ज़्यादा प्रमोट होकर अधिकतम टैक्स दे सके। एक मैं और मांग करना चाहूँगा कि राजस्थान टेक्सटाइल का एक बड़ा हब है और भीलवाड़ा उसका है। केंद्र की कपड़ा मंत्रालय के तहत राजस्थान में टेक्सटाइल के सर्वांगीण विकास के लिए एक अलग से सब कमेटी बने, ताकि राजस्थान को फोकस करके यहाँ पर टेक्सटाइल की विकास की संभावनाओं को तराशा जा सके। आमजन, व्यापारियों साथ ही आमजन क्या उम्मीद कर रहा है? प्रेम स्वरूप गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन। आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा में, राजस्थान में टेक्सटाइल के अंदर अपार नियोजन की संभावनाएं हैं, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके चलते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अगर सरकार उन कामों को करे, जो सुलभताएं वो घोषित तो करती हैं पर उनको जमीनी स्तर पर लागू नहीं कर पाती हैं। काफ़ी ऐसे विषय हैं जिनकी वजह से उद्योगपति अपने उद्योग को लगाने से पहले निराश हो जाता है। उन कमियों को दूर करें तो किसी भी तरह के और अनुदान की आवश्यकता नहीं है। उद्योग खूब आराम से पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। हमें पानी की ज़रूरत है, हमें बिजली की ज़रूरत है, हमें लैंड की ज़रूरत है। इन तीनों को सुलभ कराने की तरफ काम करें तो अपार इन्वेस्टमेंट और नियोजन आएगा। जी, हमारे साथ ही मौजूद हैं दिलीप जी, इनसे जानना चाहते हैं कि
क्या उम्मीद है आपको? मैं सी दिलीप गोयल। सबसे बड़ा सेक्टर जो हिंदुस्तान में एमएसएमई सेक्टर है। यदि एमएसएमई सेक्टर को यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़ावा देती है तो इससे रोजगार के ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे। टैक्स सबसे ज़्यादा मिलेगा, चाहे जीएसटी हो, चाहे अदर टैक्सेज हो, चाहे लोकल टैक्सेज हो, उसकी बहुत ज़्यादा उनको प्राप्ति हो सकती है। आज पेंडेमिक की वजह से यदि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा ज़्यादा मिलेगा तो 100% गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी और एम्प्लॉयमेंट के साधन भी ज़्यादा विकसित होंगे। दूसरा, 1 अक्टूबर 2019 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स रेट में विसंगति लागू की गई। जो कंपनी 1/10/2019 के बाद निर्गमित होती है उस पर टैक्स रेट कम की गई, और उससे पहले यदि कोई कंपनी निर्गमित की गई थी उस पर टैक्स रेट को पुरानी दर से रखा गया। इससे विसंगति होने से जो पुराने उद्योगपति हैं, जो उस पर टैक्स विसंगति होने से वो अभी मन में उनका डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उद्योग को एक्सपेंशन करे या नहीं करे, कैसे नहीं करे, वो बड़ी मुश्किल है। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि अपन को ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी को बढ़ावा देना है और देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, एग्री बेस, प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडीज, इंसेंटिव और कंसेशन ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग को भी नौकरी और नियोजन की व्यवस्था होगी। दूसरा, वहाँ वैल्यू एडिशन उद्योग स्थापित हो सकते हैं। ये ऐसी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये आशा रखता हूँ कि इस पर थोड़ा ध्यान दें। कोरोना काल के बाद टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा की हालत में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? कोरोना ने तो देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी है, उससे भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग भी अछूता नहीं है। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से उद्योग में गति आई है और हम उम्मीद करते हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो तेजी से बढ़ेगी त्यों उद्योग भी पटरी पे आएगा। हालांकि 1 साल का जो बैकलॉग है उसको भर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि भीलवाड़ा इस परिस्थिति की चुनौती को पार करके आने वाले समय में तेजी से आगे बढ़ेगा। इसको लेकर बजट में भी आपको कुछ उम्मीद है? केंद्र सरकार कुछ देगी? बजट में को लेकर तो हमारी को इतनी उम्मीद है कि जिस परसेंटेज से इंडस्ट्री का प्रोडक्शन डाउन हुआ है उस अनुपात में हमें बैंक के इंटरेस्ट की छूट मिलनी चाहिए, ताकि हमको जो एक्स्ट्रा लोड पड़ा है वो लोड हमारे ऊपर नहीं आ। क्रूड ऑयल के रेटों के बावजूद भी इसकी पेट्रोल और डीजल के रेटों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है, इसमें आप क्या उम्मीद करते हैं? इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। निश्चित रूप से इनकी रेटें कम होनी चाहिए। इनका टैक्स स्लैब कम होने से आम उपभोक्ता की बाइंग कैपेसिटी दूसरी तरफ बढ़ सकती है और उनके ऊपर भार कम हो सकता है। निश्चित रूप से सरकार इस पर सोचती होगी। बिल्कुल। तो हमने जाना भीलवाड़ा के व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से कि इनको आगामी बजट से बहुत उम्मीदें हैं। साथ ही ये केंद्र सरकार से भी कई रियायतों की आशा करते हैं, जिससे कि यहाँ का जो टेक्सटाइल व्यापार है, उद्योग है, इसको जीवनदान मिल सके। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद। जी, तो देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। बजट सत्र का आगाज भी हो चुका है और प्रदेश की जनता की उम्मीदें आपने सुनी। अलग अलग श्रेणी के लोगों को अलग अलग उम्मीदें हैं बजट से। देखना होगा कि बजट में प्रदेश की जनता को क्या मिलता है, देश के लोगों को क्या मिलता है। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।